हेलो क्लास 10th एनआईओ स्टूडेंट। सो फाइनली ये लास्ट वीडियो है होम साइंस की और उसके बाद आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो आप कभी भी इसे देख रहे हैं मगर इसे देख कर जाइएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है नॉर्मली लेक्चर्स से। ठीक है, और अगर आप लोगों का पेपर अच्छा जाए तो आप मुझे पहले बता दीजिएगा आके। और दूसरी बात, मेरे जो नंबर है ना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक पे होगा, तो उसमें ना आप लाइक व्हाट्सएप पे ना मुझे शेयर कर देना आपका जो भी क्वेश्चन पेपर होगा, ताकि शाम को ना आते ही आपके मैं वीडियो शूट करके डाल दूँ। ठीक है, वीडियो बना के डाल दूँ। ठीक है, चलिए सो आज हम होम साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और इसके अलावा अगर आपने हमारे दोनों चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखे, इंग्लिश स्पोकन वाला और क्लास 11-12 वाला, तो जाकर उसे ज़रूर करिएगा। और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पर ये पीडीएफ ले लीजिएगा जो भी मैंने बनाई है, और आजकल पीडीएफ बहुत अच्छी बन रही है, आप भी देख रहे हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो फॉलो कीजिए हमें। ठीक है, वेट नहीं करना। चलिए सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी द्वारा किए जाने वाले कोई दो मुख्य कार्य लिखिए और कोई दो अच्छे प्राप्ति स्रोत भी लिखिए। ठीक है, यानी कि आपको विटामिन सी का ना दो कार्य लिखने और इसके अलावा दो अच्छे प्राप्ति स्रोत भी लिखने। ठीक है, कि कहाँ से आपको विटामिन सी मिल जाएगा। ठीक है, तो मुख्य कार्य की बात करता हूँ। पहला है प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है, यानी कि आपके अंदर जो सहन करने की जो प्रणाली होती है, अंदर जो होता है ना लाइक जिससे आप एनर्जेटिक फील करते हैं ना, उसे बोलते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली। ठीक है, तो आपको एनर्जेटिक फील कराने के लिए विटामिन सी का बहुत बड़ा योगदान होता है। विटामिन सी प्रतिरक्षा प्रणाली के कामकाज को बेहतर बनाने में मदद करता है और ये श्वेत रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाता है जो संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। मैंने कहा ना, यानी कि आप अंदर से जो बीमार हैं या नहीं है वो इसके वजह से होता है। ठीक है, ये आपके अंदर जो भी नेगेटिव वाइब्स होती है ना उनको मार देता है। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह होता है ना, तो ये बैक्टीरिया से लड़ने के लिए ये क्या करता है, आपको एक शील्ड देता है। ठीक है, विटामिन सी। चलिए, तो दूसरा है कोलेजन, एक प्रोटीन है जो त्वचा, हड्डियों, मांसपेशियों और अन्य संयोजी ऊतकों को मजबूती और संरचना प्रदान करता है। विटामिन सी कोलेजन के उत्पादन के लिए आवश्यक है। ठीक है, यानी कोलेजन जो है ना एक प्रोटीन है जो त्वचा, हड्डियों, मांसपेशियों को ना मजबूती देता है। ठीक है, तो उसके अंदर विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है। और ये पा कहाँ से सकते हैं, यानी कि इसकी प्राप्ति के स्रोत कहाँ से हैं, तो पहले तो है खट्टे फल। ठीक है, और सब्जियां जैसे संतरा, नींबू, मौसमी, अमरूद, ब्रोकली, शिमला मिर्च, टमाटर, है ना, ये सारे विटामिन सी के बहुत अच्छे स्रोत हैं। और इसके अलावा गुड़ में भी विटामिन सी की मात्रा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, विटामिन सी के बारे में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको करके जाइएगा। ठीक है, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, हमारे अधोवस्त्र सूती क्यों होने चाहिए। हमारे अधोवस्त्र सूती क्यों होने चाहिए, तो ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने। और इसके मुख्य कारण है, पहले तो सांस लेने योग्य होना चाहिए, यानी सूती कपड़े हवादार होते हैं जिससे हवा का प्रभाव होता है और पसीने को जमा होने से रोकता है। ठीक है, इसमें त्वचा को ठंडा और सूखा रखने में मदद मिलती है। ठीक है, तो कुल मिला के वो पूछ रहा है कि आपके जो ऊपर के वस्त्र है वो सूती क्यों होने चाहिए, इसके लिए बोला है। ठीक है, तो पहला तो यह है कि ये आपके पसीनों को सोखता है और उसके अलावा आपको लाइक आपके त्वचा को ठंडा और सूखा रखने में मदद करता है। दूसरा है नरमदायक और आरामदायक है। ठीक है, नरम और आरामदायक होता है, सूती कपड़े नरम और आरामदायक होते हैं जिससे त्वचा में जलन या खुजली नहीं होती है, गर्मियों में खास तौर पे। ठीक है, चलिए सो थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने, कोई 4 दीर्घकामी लक्ष्य लिखिए जिसके लिए एक परिवार को बचत करनी चाहिए। कितनी बार इस क्वेश्चन को करें हम और कितनी बार आ चुका है ये हमारे सामने। ठीक है, तो कोई 4 दीर्घगामी लक्ष्य की बात करते हैं जिससे एक परिवार को बचत करने में सहायता मिलती है। तो पहला तो है कि बच्चे की शिक्षा। ठीक है, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए आपको पैसे जमा करने चाहिए, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि आप बजट क्यों बनाएंगे। ठीक है, कोई 4 कारण लिखिए बजट बनाने का, एक घर के बजट का। ठीक है, तो पहला तो बच्चों की शिक्षा के लिए, और दूसरा सेवानिवृत्ति। सेवानिवृत्ति का मतलब होता है कि आपकी जॉब खत्म हो गई है, तो जॉब खत्म होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद आप आराम की ज़िंदगी जी सकें, इसलिए आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी आपको बचत करनी चाहिए। तीसरा, घर खरीदने के लिए भी लोग करते हैं। ठीक है, अपना खुद का घर होना चाहिए, ये सबसे बड़ा लक्ष्य है, लेकिन बचत करके ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है छुट्टी पर जाना। ठीक है, छुट्टी पर जाना और दुनिया को देखना एक और लक्ष्य है, इसके लिए बचत की जा सकती है। ठीक है, जिसे ट्रैवलिंग बोलते हैं। अगर आप भी सोचते हैं कि यार मुझे ना अच्छी जगह एडवेंचर करना जाके, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए उतनी कि आपको जाके एडवेंचर करने का मौका मिले और उस पर खर्चा कर सको। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने, 20 वर्ष से पूर्व महिला के गर्भवती होने के कोई 2 दुष्परिणाम बताइए।
ठीक है, यानी कि 20 साल से नीचे जो महिला गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती हैं, उनके कोई 2 नेगेटिव इम्फेक्ट या साइड इफ़ेक्ट बताइए। तो 20 साल से कम उम्र की महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का खतरा होता है, जैसे कि प्री एक्लेम्सिया, एनीमिया और समय से पहले जन्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, शिशु स्वास्थ्य समस्याएं होती है। 20 वर्ष से पहले की जो कम उम्र की महिलाएं होती हैं, वो जब पैदा करती है बच्चों को, तो वो कम वजन का होता है, समय से पहले जन्म होता है, तो मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लिख के आ जाइएगा, तो इस पॉइंट्स में भी आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। 4th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। 5th क्वेश्चन है, गृह विज्ञान के खाद्य संरक्षण क्षेत्र में उपलब्ध स्वरोजगार के कोई 2 अवसर लिखे। ठीक है, तो पहला तो है घरेलू खाद्य उत्पादों का निर्माण और बिक्री। आप घर पर जैम, जेली, अचार, चटनी, सूखे मेवे आदि जैसे खाद्य उत्पाद को बना सकते हैं और इसे स्थायी बाजार में या फिर स्थानीय बाजार में और ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। ठीक है, स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, यानी कि खुद कैसे कमा सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपको खाद्य संरक्षण आता है तो। ठीक है, दूसरा है खाद्य संरक्षण प्रशिक्षण और परामर्श। ठीक है, आप खाद्य संरक्षण तकनीकों को अगर जानते हैं, उसके सुरक्षा मानकों को जानते हैं, तो लोगों को बताइए, लोगों को शिक्षित कीजिए, और इसमें भी बहुत सारा पैसा है। ठीक है, यानी लोगों को बताइए कि आप अपने घर के अंदर किस तरीके से, इससे बोलते हैं एक तरह से ग्रूमिंग क्लासेस। सुना है ना आपने ग्रूमिंग क्लासेस? ठीक है, एक शो आता था, भाभी जी घर पे हैं, तो उसके अंदर जो है ना भाभी जी है, वो ग्रूमिंग क्लासेस से पैसे कमाती थी। ठीक है, तो ग्रूमिंग क्लासेस भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। वो होम साइंस से ही होता है। ठीक है, यानी कि घर के अंदर साइंस कैसे की जाए, होम साइंस, तो ये भी बहुत अच्छी जॉब है आज की डेट में, है ना। चलिए, 6th क्वेश्चन है हमारे सामने, अपने दादा दादी को भाप से पके खाने को ग्रहण करने के कोई 2 लाभ बताइए। तो पहला तो है पौष्टिक तत्वों का संरक्षण। ठीक है, भाप से पकाने से ना भोजन में मौजूद पोषक तत्व जैसे कि विटामिन हो गया, खनिज हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया। ठीक है, इनका संरक्षण होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि भाप से पकाते समय भोजन को पानी में उबालते या तलने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे पोषक तत्वों का विनाश नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, उबालते हैं ना खाने को या फिर तलते हैं, तो उसके अंदर ना पोषक तत्व कम हो जाते हैं। ठीक है, मगर जब हम बात करते हैं यहाँ पे लाइक भाप से, तो भाप से क्या होता है, उसमें इतने जो पोषक तत्व होते हैं ना, वो बचे रह जाते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा है पाचन में आसान, यानी कि पचाने में आसानी हो जाती है भाप के खाने से। ठीक है, भाप से पका भोजन पाचन में आसान होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि भाप से पकाने से भोजन के तंतु जो होते हैं ना, तंतु अंदर के रेशे जो होते हैं वो नरम हो जाते हैं, जिससे शरीर को उन्हें पचाने में कम मेहनत करनी होती है। और दादा दादी की उम्र तो 60 से प्लस ही होगी ना, तो उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अपने दादा दादी को भाप से पके खाने को ग्रहण करने के कोई 2 लाभ पूछे गए और हो सकता है पेपर में आ जाए, तो आप इसको करके जाइएगा और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको वहाँ से जितनी ज़्यादा हेल्प हो सके उतनी लीजिए, ताकि आप पेपर देकर आए ना और ये बोलें कि भैया आपका कराया हुआ आया था, तो हमको भी खुशी मिलती है और अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है, शुष्क ताप विधि व नम ताप विधि द्वारा भोजन पकाने में अंतर स्पष्ट कीजिए और दोनों विधियों का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं शुष्क ताप विधि। ठीक है, शुष्क ताप विधि का मतलब होता है कि इस विधि में भोजन को बिना किसी तरल पदार्थ के सीधे गर्मी के संपर्क में लाया जाता है। दूसरा है शुष्क ताप विधि के कुछ उदाहरण है, जैसे तलना, भुनना, बेक करना या ग्रिल करना। ये इसके क्या है, इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे उदाहरण में चिकन को तलते हैं ना, तो ये इसका एक मेन एग्जाम्पल है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा, शुष्क ताप मतलब कि हल्की आंच पे जो काम होता है ना, उसको बोलते हैं। हल्की आंच में तलते हैं, हल्की आंच में हम भूनते हैं, बेक करते हैं, है ना, बेक करते हैं। चलिए, तो नम ताप की बात करूँ, नम ताप के अंदर हम देखते हैं कि इस विधि में भोजन को पकाने के लिए तरल पदार्थों का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर उदाहरण में देखिए, उबालना, ठीक है, स्टीम करना, ब्रेजिंग करना, ठीक है, मोमोस उबालना, चावल उबालना, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहला देख लीजिएगा, शुष्क ताप के अंदर आपको तलना, भुनना, बेक करना, और नम ताप के अंदर आपको उबालना। ठीक है, वो आपको नहीं उबालना, मतलब आपकी लाइक प्रोडक्ट को उबालना, जैसे कि लाइक मोमोस हो गया, ठीक है, और चावल हो गया, ये सब कुछ। ठीक है, चलिए, सो ये 7th क्वेश्चन था। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। और 8th क्वेश्चन है हमारे सामने कि संतुलित आहार की परिभाषा दीजिए। ठीक है, संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व, यानी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज सही मात्रा में मौजूद होते हैं। संतुलित आहार से शरीर को स्वस्थ करने के लिए आवश्यक सभी ऊर्जा और पोषक तत्व मिलते हैं।
क्लियर, समझ में आ गया। तो संतुलित आहार से हमारा तात्पर्य है कि देखिए आपके संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, वो आहार जिसके अंदर हर चीज़ का संतुलन हो, ठीक है, हर चीज़ का बैलेंस हो, ठीक है। और बैलेंस में क्या होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए कि आपके जो खाना है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन होना चाहिए, इसके अलावा फैट होना चाहिए यानी वसा, इसके अलावा विटामिन होना चाहिए, विटामिन है ना, इसके अलावा मिनरल्स होना चाहिए यानी खनिज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपके आहार को और संतुलित बनाता है ताकि आपके शरीर में लाइक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो या रोग वगैरह ना हो, ठीक है। समझ में आगे आप लोगों को। चलिए, तो 9th क्वेश्चन है, प्रोटीन तंतुओं के कोई 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो पहला तो है रेशम। रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है जो रेशम के कीटों द्वारा उत्पादित होता है, ठीक है। और यह एक मजबूत, चमकदार और नरम फाइबर है जिसका उपयोग कपड़े और अन्य वस्त्रों के लिए किया जाता है। क्लियर, समझ में आ गया। तो रेशम जो है ना, वो एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है, ठीक है, यानी नेचुरली ही प्रोटीन है वो, ठीक है। और उसको वो रेशम जो है ना, वो कीटों से बनता है। कीटों पता है ना, कीट क्या होता है, जैसे कोई लाइक कीड़े वगैरह होते हैं, रेशम के कीड़े, उनसे बनता है, ठीक है। कभी उसका प्रोसेस देखना बहुत डरावना होता है, हम तो उसे यूज़ करते हैं, मगर क्या करते हैं फिर जब बनता है ना तब देखिए आप यूज़ भी नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, एक बार देख लीजिएगा, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। मेरे को तो लाइक अजीब सा लगता है वो जब देखता हूँ तो, ठीक है। इसके अलावा ऊन एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है जो भेड़ों के ऊन से प्राप्त होती है, ठीक है, भेड़ों की स्किन से तो प्राप्त होता है हमको ऊन, ठीक है। यह एक गर्म, मुलायम और टिकाऊ फाइबर है जिसका उपयोग कपड़े, स्वेटर और अन्य वस्त्रों के निर्माण से ही बनता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, हमने जितनी भी चीज़ें ली है ना, सब नेचर से लिया, और नेचर में भी हमने जानवरों को भी नहीं छोड़ा, ठीक है। रेशम के कीड़ों से लेते हैं हम, ठीक है। ऊन भेड़ों से लेते हैं, है ना। दूध बकरियों से लेते हैं, गाय से लेते हैं। तो हर चीज़ हमारी डिपेंडेंसी ना नेचर पे पूरी तरह से है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि नेचर पे हमारी डिपेंडेंसी कैसे है, तो आपको ऐसे एग्जांपल का यूज़ करना चाहिए अपने आंसर शीट में, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, सो 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, और ये लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, अच्छे प्रबंधन प्रक्रिया में संगठन चरण का क्या महत्व है, ठीक है। यानी कि आप जब अच्छा प्रबंधन करते हैं, यानी गुड मैनेजमेंट करते हैं ना, तो गुड मैनेजमेंट के अंदर आप संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यानी कि आप गुड मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन की क्या ज़रूरत है, ये आपसे सवाल में पूछा है, ठीक है, इंग्लिश वालों आपके लिए, ठीक है। अच्छे प्रबंधन प्रक्रिया में संगठन चरण का अत्यधिक महत्व है, ठीक है। यानी कि गुड मैनेजमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रोसेस को ना कैसे बनाता है, मैनेजेबल बनाता है, ठीक है, व्यवस्थित बनाता है और सुव्यवस्थित करने में मदद करता है, ठीक है। इसमें आप कार्य क्षमता की बात करते हैं, यानी कि इसके अंदर आप विलिंगनेस की बात करते हैं, ठीक है, कार्य करने की, ठीक है। प्रोडक्शन में वृद्धि होती है, ठीक है, उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसके अलावा संगठन के कुछ प्रमुख लाभ भी है, 4 लाभ बता देता हूँ, 4 प्रॉफिट, ठीक है। तो पहला तो है स्पष्टता। स्पष्टता मतलब होता है क्लियरेंस, ठीक है। संगठन सभी हितधारकों के लिए लक्ष्यों, उद्देश्यों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है। यानी कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंसान के ऊपर होती है, ठीक है। इसके अलावा हर इंसान का एक पर्पस होता है, हर इंसान का सेम टारगेट होता है, ठीक है। तो जब सेम चीज़ मिलती है ना, तो इसमें क्या देखने को मिलता है इसको, कि एक क्लियरेंस मिल जाती है कि हाँ भाई, क्लियर है कि सब एक ही चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग मोटिव के लिए कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए, दूसरा है दक्षता मतलब होता है करने की पोटेंशियली, ठीक है, पोटेंशियल बोलते हैं इंग्लिश में, पोटेंशियल कितना है, ठीक है, यानी दक्षता, पोटेंशियल, ठीक है। अब पोटेंशियल में क्या होता है कि संसाधनों की बर्बादी तो नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आपने पहले ही एक अच्छी टीम बनाई है जो मैनेज कर सकती है हर चीज़ को, तो उसे पता है संसाधनों का कितना यूज़ करना है, यानी रिसोर्सेज का कितना यूज़ करना है और कितना नहीं करना है, ये पहले आपकी टीम पहले ही सुनिश्चित कर देगी, यानी कि पहले ही कंफर्म कर देगी कि भैया इतने रिसोर्सेज का इसमें यूज़ होगा, इतने रिसोर्सेज का यूज़ नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गया। और थर्ड आता है प्रभावशीलता बोले तो इफेक्ट या इम्पैक्ट, ठीक है। इम्पैक्ट कैसा होता है कि जब साथ में काम करते हैं ना, कार्य करते हैं, तो लक्ष्यों की प्राप्ति जो होती है ना, वो जल्दी हो जाती है, यानी आप टारगेट जल्दी अचीव कर देते हैं। क्लियर। और फोर्थ है आंसरेबल। जब आप पूरी टीम में काम करते हैं, आप मैनेज करके काम करते हैं, गुड मैनेजमेंट जब आपका होता है, तो आप आंसरेबल भी होते हैं अपने हर एक कार्य के लिए, ठीक है। और हर इंसान होता है, क्योंकि सबका सेम टारगेट था, सबका सेम पर्पस था, और सब एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उनको आंसरेबल भी सबको साथ में होगा, ठीक है। और लास्ट है सहयोग बहुत अच्छे होता है इसके अंदर, कोऑपरेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। सारे मिलके कोऑपरेट करते हैं और इसमें तालमेल बहुत अच्छा बनता है, यानी कि कोऑपरेशन में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और ऐसे करके गुड मैनेजमेंट से ही आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन जो कि लास्ट समय पे मैंने आपको करा दिए हैं। अब इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस अभी भी नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देख लीजिएगा डबल स्पीड में, और उसमें से करके जाना। अब हमने अभी तक मेरे ख्याल से 50-60
क्वेश्चन कर लिए। 60 क्वेश्चन में से मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन तो पेपर में आएंगे ही आएंगे, तो अभी आपको कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जितना पढ़ दिया उसको रिवीजन करके जाइए, ठीक है। पेपर अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट सभी को। मिलते हैं पेपर के बाद। पेपर मुझे सेंड कर देना, मैं उसके आंसर लेकर आऊँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और हाँ, धन्यवाद।